अच्छा बेटा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बाद एक अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, फिजिक्स के दो एराज हैं, समझ लें। एक कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटन के लॉज वगैरह हम पढ़ते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स है। और क्लासिकल फिजिक्स से बहुत सारे फिनोमेना बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाते हैं। लेकिन बेटा, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई स्टडीज में, नई नई चीजें डिस्कवर होती गई, तो ये जरूरत महसूस की जाने लगी ठीक है बेटा, ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि फिजिक्स का एक और वर्जन भी होना चाहिए। जैसे भाई, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो जी कंटिन्यूसली एनर्जी भी इमिट करेगा। कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी, कमी आएगी तो उसकी स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी तो न्यूक्लियस उसे खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा तो वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उससे एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जिससे नेबरिंग एटम डिस्ट्रॉय होते 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 दैट इट रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड स्लो नहीं हो रही। उसकी स्पीड स्लो नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मूव तो कंटिन्यूअसली कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं हो रही? क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है भाई, जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसे क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, उस मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स से इसका जवाब मिला। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद जिस तरह से पड़ी थी, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से पड़ी थी, वो था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक ऐसी रेवोल्यूशनरी थ्योरी है, रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी। इसको ये क्यों कह रहे हैं रेवोल्यूशनरी थ्योरी? क्योंकि बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आने से पहले बहुत सारे सवालात जिनके जवाब नहीं मिल पाते थे, वो इस थ्योरी की बेसिस पे मिले। क्योंकि इससे फिजिक्स की दूसरे वर्जन की शुरुआत हुई, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। अब इस थ्योरी के बेटा तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी emitted or absorbed continuously, rather in the form of packets or quanta। लाइट एनर्जी अगर है तो फोटोन। अब इस पॉइंट को ऐसे समझें कि भाई, अगर आप इम्तियाज सुपर स्टोर जाते हैं, वहां पे चीनी के पैकेट बने हुए हैं 1 kg, मतलब 1 kg का तो है नहीं होता वहां पे। तो वहां पे चीनी के पैकेट बने हुए, लेट सपोज 5 kg का है, 10 kg का है, दो तरह के पैकेट्स हैं। अब अगर आपको वहां से चीनी लेनी है, तो आपको 5 और उसके मल्टीपल में तो आप ले सकते हो, लेकिन दरमियान में नहीं ले सकते। जैसे भाई 5 kg का पैकेट है और 10 kg का पैकेट है, तो या तो आप 5 ले सकते हो, या 10 ले सकते हो, या 15, या 20, या 25, या 30 kg। अगर आपको 7.5 kg चाहिए तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना? क्योंकि
सर्टेन अमाउंट के पैकेट्स बने हुए हैं, तो जो अवेलेबल होगी आपको वो सर्टेन अमाउंट्स में होगी, कुछ फिक्स्ड अमाउंट्स में होगी, हर अमाउंट में नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी भी सर्टेन अमाउंट्स में ही इमिट या एब्जॉर्ब होती है, कभी भी आर्बिट्री अमाउंट्स में इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भाई वहां पे चीनी आपको सर्टेन अमाउंट में ही मिलेगी, आपको किसी भी अमाउंट में नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो भी सर्टेन अमाउंट्स में ही इमिट या एब्जॉर्ब होती है, आर्बिट्री अमाउंट्स में इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जैसे एनर्जी के भी पैकेट्स बने हुए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटा, और अगर लाइट एनर्जी है तो क्या कहा जाता है, फोटोन। तो पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि सर्टेन अमाउंट्स में पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और एनर्जी के उन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं जनरली, और अगर लाइट एनर्जी है तो क्या कहते हैं, फोटोन। दूसरा अमाउंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल amount of energy is directly proportional to the frequency of quanta। अब देखिए भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में से एनर्जी इमिट हो रही है, यानी उसमें से इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस थ्योरी के मुताबिक उसमें क्वांटा जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी का चेंज आएगा। और बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक वो चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से। ठीक है बेटा, ये सिंबल क्या है, न्यू। न्यू किसका सिंबल होता है, फ्रीक्वेंसी का, आपको पता होना चाहिए, वी नहीं है, ये सिंबल न्यू है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या मुराद है कि भाई एक सेकंड में कितने क्वांटा इमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऑब्वियसली बेटा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी एक सेकंड में एनर्जी के ज्यादा पैकेट्स इमिट या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एनर्जी का चेंज भी ज्यादा आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, एक सेकंड में एनर्जी के कम पैकेट्स इमिट या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एनर्जी का चेंज भी कम आएगा। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वल्स लगाते हैं तो साथ क्या लगता है, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है बेटा h, ये क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है भाई, तो ये सेकंड पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अब बेटा थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये है एनर्जी कैन बी emitted or absorbed in the integral multiples of quanta। अब याद रखिएगा बेटा जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी ना, वो क्वांटा के मल्टीपल्स में होती है। जैसे वही वाली बात, जो चीनी आपको अवेलेबल होगी, अगर पैकेट्स 5 और 10 केजी के हैं तो बस वो 5 और 10 के मल्टीपल्स में अवेलेबल होगी, है ना भैया। तो 5 केजी या 10 या 15 या 20 या 25 या 30 या 35 या 40 दरमियान में नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होती है। यानी कि इसको ऐसे समझना ज्यादा आसान है कि आप ये समझ लो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच नू जो आया है ना, इसमें ये एच नू जो होता है इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ वन क्वांटम।
तो इसको आप ऐसे समझ लें कि भाई अगर एक पैकेट निकलेगा तो एनर्जी का चेंज आएगा 1h nu। अगर दो पैकेट निकलेंगे तो कितना आएगा 2h nu। आपने एक पैकेट लिए 5 किलो वाला तो 5 किलो चीनी आ गई, दो लिए तो 10 किलो आ गई, तीन लिए तो 15 किलो आ गई, चार लिए तो 20 किलो आ गई। तो बस 5 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आप, क्योंकि बेसिक पैकेट 5 का है। अगर एक लिया तो 1 into 5, दो लिए तो 2 into 5, तीन लिए तो 3 into 5, चार लिए तो 4 into 5। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक पैकेट ऑफ एनर्जी 1h nu होता है। अब अगर एक पैकेट निकला तो चेंज 1h nu आएगा, दो निकल गए तो 2h nu आ जाएगा, तीन निकल गए तो 3h nu आ जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू NH nu, जिसमें N जो है 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से, और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो यहां कांस्टेंट लगता है c, स्पीड ऑफ लाइट। है ना भाई? और क्या फॉर्मूला बन जाता है? न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अगर यहां से मैं न्यू हटा के सी ओवर लेमडा लगा दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। बेटा इस फॉर्मूले से एनटीएस में कैलकुलेशन पूछी हुई है, दो बार सवाल आया, दोनों बार कैंसिल हुआ। इत्तेफाक की बात है, दो दफा सवाल आया इस फॉर्मूले का एनटीएस में, दोनों दफा कैंसिल हुआ और मार्क्स स्टूडेंट को अवार्ड किया गया। लेकिन बेटा ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। ठीक है, वो सवाल आ, हमने किया हुआ है सॉल्व। समझ नहीं आया कि कैंसिल क्यों किया। सवाल सही है, जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन में मौजूद भी है जवाब। बहरहाल बता ही रहा हूं कि इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन आई हुई है। अच्छा भाई, अब एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला है वेव नंबर का। वेव नंबर की डेफिनेशन भी पूछी हुई है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं और पढ़ते हैं न्यू बार। न्यू फ्रीक्वेंसी है, अगर न्यू के ऊपर लाइन लगी हुई है न्यू बार, तो वो क्या होता है? वेव नंबर। और ये होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second। सॉरी, पर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per centimeter is called वेव नंबर, और पर सेकंड बोलेंगे तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, वेव नंबर जो होता है ना, वेव नंबर बराबर होता है 1/λ के। तो अगर मैं इसको हटा के लगा दूं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अगर मैं पहले ऐसे लिख दूं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी इंटू 1/λ, एक ही बात है। एच सी ओवर लेमडा लिख दें या एच सी इंटू 1/λ लिख दें। फिर इस 1/λ को हटा के क्या लगा दूंगा बेटा? वेव नंबर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये फॉर्मूला आ जाएगा।
ठीक है बेटा, तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। ये कुछ फर्दर फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव इसलिए करा दिए क्योंकि ये काम के होते हैं। तो भाई आपको बताया कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि भाई कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली ना तो एनर्जी इमिट कर सकता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ना ही आर्बिट्री अमाउंट्स में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है, बल्कि सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट्स में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है। जस्ट लाइक एनर्जी के पैकेट्स बने हुए हैं, एनर्जी के उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा, और अगर लाइट एनर्जी है तो फोटोन। ठीक है बेटा, फिर आपको बताया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चेंज हो रही है, ऑब्वियसली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एनर्जी के क्वांटा इमिट और एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, चेंज। एंड दैट चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ क्वांटा इमिटिंग बीइंग इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन 1 सेकेंड। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं इक्वल टू लगता है तो साथ ही कांस्टेंट लगता है एच, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, फिर आपको बताया कि एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होती है ना, वो इस क्वांटा के मल्टीपल में होती है। ठीक है भाई, इसको ऐसे समझ लें कि 1 एच न्यू इज द बेसिक पैकेट ऑफ एनर्जी। तो अगर एक पैकेट निकलेगा तो चेंज 1 एच न्यू आएगा, 2 पैकेट निकलेंगे तो 2 एच न्यू आएगा, 3 निकलेंगे तो 3 एच न्यू आएगा। तो हम डेल्टा ई इज इक्वल टू एन एच न्यू कर देते हैं। इसमें एन 1 2 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पैकेट्स को। फिर बेटा फर्दर यहाँ पे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आपको दिखाने थे जिसकी कैलकुलेशंस आई हुई है कि भाई फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। ठीक है, और फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नू हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, सी ओवर लेमडा। तो क्या बन गया, एच सी ओवर लेमडा। फिर बेटा 1 ओवर लेमडा जो है वो वेवलेंथ के बराबर, वेव नंबर के बराबर होता है। तो हमने 1 ओवर लेमडा हटा के जब वेव नंबर लगाया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी नू बार आ गया। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड में आ सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा भाई, इसके बाद है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोहर। ये बताया जाता है कि ही वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ रदरफोर्ड इन द लैब। बेटा नील बोहर ने 1913 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को स्टडी किया और इन्होंने बेसिकली ये बात समझ ली कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स निकले उसका जवाब नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं है। तो नील बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आइडिया को अडॉप्ट किया, adopted Planck's idea that energy is quantized। Planck's idea क्या है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट और एब्जॉर्ब भी नहीं होती और आर्बिट्री क्वांटिटीज में भी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि सर्टेन अमाउंट्स में होती है। इसे हम कहते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको हम, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए भाई, नील बोहर के मुताबिक इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं
वो क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स या शेल्स। बेटा इन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड ने कहा था ना कि भाई न्यूक्लियस के बाहर एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इन्होंने उस चीज में इजाफा किया भाई, जिस तरह रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करके एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज में इजाफा किया, नील बोहर ने शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली बिखरे हुए नहीं है, बल्कि बेटा न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स सर्टेन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनकी फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है बेटा, जिनकी क्या है? फिक्स्ड एनर्जी। और न्यूक्लियस के बाहर जो फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? शेल्स। ठीक है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? शेल। ठीक है भाई, तो अब ये न्यूक्लियस हुआ। पहला शेल आ गया, ये दूसरा शेल आ गया। इसी तरह से ये तीसरा शेल आ गया। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहा कि एटम जो है उसके न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और उन फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि ये शेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बिल्डिंग है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे, जो हाइट से चेंज होती है। हाइट अगर कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। हाइट चेंज होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, तो पता है ना आप लोगों को। अब जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी दायरा। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की 0 से ज्यादा होगी, सेकंड फ्लोर की और ज्यादा होगी, थर्ड फ्लोर की और ज्यादा होगी। लेकिन एक फ्लोर के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक फ्लोर की हाइट सेम है। जैसे सेकंड फ्लोर पे अगर आप हैं तो सेकंड फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन in its orbit, it does not have to lose और गेन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट समझे बेटा, कोर कॉन्सेप्ट है पूरी थ्योरी का। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जिस शेल में आना होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को उस शेल की एनर्जी के बराबर करके उस शेल में आ जाता है, और फिर उस शेल में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता। सवाल, ऑब्जेक्शन यही था ना रदरफोर्ड पे कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है बट कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं हो रही। तो ये बात आ रही है
कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व रिवॉल्व करता है, लेकिन अपने ही शेल में करता है। और अपने शेल में जब इलेक्ट्रॉन आया था तो अपनी एनर्जी को उसके बराबर करके आया था, तो अब इलेक्ट्रॉन को मजीद एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बेटा आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, तो आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे सीढ़ियां चढ़ के, तो जितना वर्क डन आप करोगे वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपका वर्क डन इतना हो जाएगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर के बराबर हो जाए, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। अब आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर के बराबर है जब भी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो। अब आप फर्स्ट फ्लोर पे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, बैठो ही ना रुको ही ना, क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? बताएं भाई। जब आप ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आए तो आपने इतना वर्क डन किया कि आपकी एनर्जी फर्स्ट फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। और जब आप अपनी एनर्जी को फर्स्ट फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, तो फर्स्ट फ्लोर पे आप घूमते रहो, क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, है ना भाई? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही ना। फर्स्ट फ्लोर पे तो आप घूमते रहो, है ना भाई? फर्स्ट फ्लोर पे तो घूमते रहो, हाइट चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी को शेल की एनर्जी के बराबर करके शेल में आ जाता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पहले फिर उस शेल में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये बात समझ में आ गई है सबको अच्छे से? है बेटा, ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था कि ये कोर कॉन्सेप्ट है इसका, बेटा जल्दी से बताइए सब लोग, सब रिस्पॉन्ड किया करो लाजमी। अब इतनी बार बोला तो अब कह रहे हैं रिपीट करो, मैं इसलिए कहता हूँ भाई। अच्छा भाई, मैंने क्या बताया है दोबारा से कह रहा हूँ कि भाई जिस तरह एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है जिसकी जीरो हाइट है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, फर्स्ट फ्लोर की सर्टेन हाइट है तो उसकी सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेकंड फ्लोर की और ज्यादा होगी, थर्ड फ्लोर की और ज्यादा होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट चेंज होने से चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए। तो भाई अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो ग्राउंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आपकी भी जीरो है। जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो जो वर्क डन आप सीढ़ियां चढ़ने में कर रहे हो वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप इतना वर्क डन कर लोगे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर के बराबर हो जाए, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, आपने सीढ़ियां चढ़ी और आपने वर्क डन किया, और वो वर्क डन आपकी बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर के बराबर हो गई, आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, अब आप फर्स्ट फ्लोर पे घूमते रहो, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में आता है तो अपनी एनर्जी को उस शेल की एनर्जी के बराबर करके आता है, और फिर उस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अगर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर के बराबर हुई जब आप पहुंचे, और फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे घूमते रहे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा पोस्टुलेट क्या है? एनर्जी चेंज कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर। बेटा जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तब उसकी एनर्जी चेंज होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अब अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आपको मजीद वर्क डन करना पड़ेगा ताकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मजीद बढ़े, क्योंकि जब वो बढ़ के सेकंड फ्लोर के बराबर होगी जब ही आप पहुंचोगे। बिल्कुल ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन को किसी हायर शेल में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी।
और जब उसकी एनर्जी बढ़कर ऊपर वाले शेल के बराबर होगी जब इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल में आना है तो उसे अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो एनर्जी लूज करेगा। और जब लूज करते करते उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नीचे वाले शेल के बराबर हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब जब करता है जब वो अपने शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। और बेटा जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा ई, वो ऑब्वियसली E2 माइनस E1 तो होता ही है, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक वो किसके बराबर होगा, एच न्यू के। ठीक है भाई, लास्ट पोस्टुलेट है और वो लास्ट पोस्टुलेट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जहरे बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होता है nh अपॉन 2 पाई के। ठीक है भाई, इसमें n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। तो अगर पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो n की जगह 1 लगाओगे, 1h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अगर दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो n की जगह 2 लगा दोगे तो 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अगर तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो n की जगह 3 लगा दोगे, 3h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ये है बेटा चौथा पोस्टुलेट जो क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा बोर्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद बोर्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बता दीजिए बेटा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है?